अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु आलू की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गेहूं की उपज को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण। अच्छी आय हेतु एक्वेरियम में कैसे करें रंगीन मछलियों का पालन। सब्जियों में आलू का एक प्रमुख स्थान है और हमारे प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती बड़े पैमाने पर करके अच्छी लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। अतः इस फसल से गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने के लिए इस समय खड़ी फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर राजीव से। किसान भाई, आलू की फसल लगभग 1 माह की हो चुकी है और आलू उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वाली फसल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का मध्य भाग के अनेकों जनपद की आर्थिक स्थिति आलू के द्वारा ही निर्धारित होती है। यदि आलू किसान भाई सभी तकनीकी को समावेश करके उगाते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो इसलिए जितनी भी वैज्ञानिक विधि है उन सभी का समावेश अपनी खेती में करना चाहिए। वर्तमान समय में सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सिंचाई की मात्रा और समय ये विशेष रूप से मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। तो किसान भाई मिट्टी की दशा के अनुसार 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, लेकिन सिंचाई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि मेड़ों का 2/3 से अधिक हिस्सा पानी में न डूबने पाए। यदि 2/3 से अधिक पानी में डूबेगा तो इससे आलू के कंदों का विकास प्रभावित होगा। इसके साथ साथ फसल में कीट एवं बीमारी अधिक लगेगी। कुछ किसान भाई जो साधन संपन्न है वो स्प्रिंकलर विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने से उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे पानी की भी बचत होती है। सिंचाई में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नमी से नमी किसान भाई उसकी मिलाते रहें, क्योंकि यदि सूख जाएगा तो पौधे का विकास प्रभावित होगा, जिससे उत्पादन गिरेगा। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आता है वो खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों 180 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 100 से 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की संस्तुति की जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा किसान भाइयों के द्वारा बुआई के समय प्रयोग कर ली गई होगी। इस समय जो किसान भाइयों की प्रयोग करने की आवश्यकता है वो शेष 90 किलोग्राम नत्रजन, जिसका मिट्टी के चढ़ाते समय प्रयोग करना चाहिए। जो 90 किलोग्राम नत्रजन है उसको यदि किसान भाई यूरिया के माध्यम से देना चाहते हैं तो 195 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के डालने से 90 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति होती है। तो 195 किलोग्राम यूरिया मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाइयों प्रयोग करें। जहां तक सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। तो जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय सूक्ष्म पोषक तत्व विशेष रूप से जिंक, फेरस और बोरॉन का प्रयोग किया है तो उनको खड़ी फसल में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं किया है तो जब फसल आपकी 30 से 35 दिन की अवस्था पे हो उस समय सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त उर्वरकों का पर्याय छिड़काव किया जाता है। इसके लिए जो जिंक सल्फेट है इसको करीब 500 ग्राम मात्रा,
फेरस सल्फेट 400 से 500 ग्राम मात्रा तथा बोरेक्स लगभग 200 से 300 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर पर्णीय छिड़काव किया जाता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि प्रति 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया आप अवश्य डालें। पहला छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। इसके 12 से 15 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह सूक्ष्म पोषक तत्वों का मात्र 2 बार छिड़काव करने से ही आपकी 6 से 10% तक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह आवश्यक है कि यदि बुआई के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं हुआ है तो खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव अवश्य करें। जहाँ तक किसान भाइयों आलू की फसल की बात है तो उसमें सफेद गर्भ तथा रस चूसने वाले कीटों का अत्यधिक प्रकोप होता है। तो मिट्टी चढ़ाते समय थीमेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जाती है। इससे सफेद गर्भ और इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले सभी कीट होते हैं उनका नियंत्रण होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। गेहूं की उपज को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में गेहूं की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसकी खेती में खरपतवारों की समस्या प्रमुख रूप से देखने में आती है, जिनका समय पर नियंत्रण अगर ना किया जाए तो उपज में भारी कमी देखने में आती है। तो गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं और इनका नियंत्रण कैसे किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। किसान भाइयों नमस्कार। रबी के मौसम में गेहूं जो है इसमें कई क्षेत्रों में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में इसकी खेती किसान भाइयों द्वारा की जाती है और इस फसल में उसकी उपज जो है इन खरपतवारों की वजह से किसान को कम प्राप्त होती है। और लगभग ऐसा देखा गया है अनुसंधानों में कि 30 से लेकर के 60% तक खरपतवारों की वजह से किसान की उपज जो है खेत में प्रति हेक्टेयर कम हो जाती है। और साथ ही एक तरफ ये मात्रात्मक रूप से उपज कम करते हैं, दूसरी तरफ गुणात्मक रूप से भी गेहूं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यदि इस खरपतवारों के बीज फसल में मिल जाता है तो मंडी भाव किसान को अच्छा नहीं मिलता और इस प्रकार से उसको गुणात्मक रूप से भी हानि होती है। तो देखा जाए तो इनके प्रबंधन के लिए किसान को शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। पहली तकनीक तो यह है कि रबी के मौसम में गेहूं ऐसी फसल है जिसको बोने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। तो आप खेत की तैयारी करने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें और यदि नमी का अभाव है तो स्प्रिंकलर द्वारा खेत में नमी दे दें, जिससे मिट्टी में नमी मिलते ही खरपतवार के बीज जो ऊपरी परत में पड़ा हुआ है वो जम जाता है। और जमने के बाद इस खरपतवार को जो पौधे जम गए हैं उसको मारने के लिए पैराक्वाट दवा बाजार में उपलब्ध है, कई नाम से बाजार में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग करते हुए इन खरपतवार के उगे हुए पौधों को मार दें। तो इससे क्या होगा, बोनी से पूर्व आपने खरपतवार के जो बीज ऊपर की परत में जो खेत में पड़े हुए थे उनको बीजों को आपने उगा करके नष्ट कर दिया। ये तकनीक निस्तेज क्यारी विधि कहलाती है। इसका किसान भाइयों को गेहूं के खेत में निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए ताकि खेत में खरपतवारों की संख्या कम हो। फिर जब गेहूं की बोनी हो जाती है तो बोने के बाद पहला पानी 20-21 दिन पर लगा देते हैं। लगाने के उपरांत 6-7 दिन में जब खेत में पैर रखने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में नमी की उपस्थिति में ही आपको दवा का छिड़काव करना होता है। अब आपको देखना होगा खेत में यदि कतारों के बीच में कुछ पौधे आपको ऐसे दिखाई देते हैं गेहूं के पौधे के साथ में जो नीचे आधार पर लालामी रंग लिए हुए, तो आप समझ लीजिए आपके खेत में वो गेहूं का पौधा नहीं है बल्कि लालामी गुलाबी रंग जो जिन पौधों के आधार में है वो पौधे गेहूं का मामा, गेहूंसा या गोली डंडा के पौधे हैं, ये गेहूं के पौधे नहीं है। तो आपको ये पता लग गया कि हमारे खेत में सकरी पत्ती वाला ये खरपतवार उपस्थित है। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के पौधे यदि दिखाई देते हैं तो खेत में आपको कौन सी दवा चुनना है उसमें बताना चाहेंगे कि आजकल ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो इन दोनों खरपतवारों को एक साथ नष्ट करती हैं। ये दवा है सल्फोसल्फिरोन और मेटसल्फिरोन, 2 दवाओं का मिश्रण है। ये बाजार में प्रति एकड़ के दरमान से जो लगने वाली दवा है उसकी मात्रा के हिसाब से बाजार में इसकी पैकिंग उपलब्ध है, आप इसको लें। और ये बाजार में कई नाम से आती है। दवा की मात्रा आपके 16 ग्राम दवा 1 एकड़ में लगती है, तो ये आप उपयोग कर लें। फिर
इसको डालना कब है? जब आपकी फसल 30 से 32 दिन की हो। डालने के लिए ये ध्यान रखें कि नोजल आपका फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेट नोजल का ही उपयोग करें और पानी की मात्रा 400 लीटर से लेकर 450 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से आपको उपयोग करनी है। अब यदि आपके खेत में आपको लग रहा है अंगली, गोभी, दूधी और हिरनचरी, कृष्णनील, बथुआ, खरबथुआ और पीली संजी ये आपको दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेटल्फेरोन दवा बाजार में कई नाम से उपलब्ध है। ये हुक नाम से भी आती है, अलग्रिप नाम से भी आती है। तो जो भी दवा आपको उपलब्ध है ऐसे बाजार से ले लें। और ये दवा 20 से 25 ग्राम दवा बाजार में जो आ रही है वो दानेदार दवा है, इसको आपको उपयोग करनी है। पाउडर है, इसकी मात्रा 20 ग्राम से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करनी है। यह भी आपकी 8 ग्राम की पैकिंग में बाजार में उपलब्ध है, जो कि 1 एकड़ में आपको उपयोग में लानी है। तो ये दवा उपयोग करने के बाद आप चौड़ी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। 2,4-D के लिए मात्रा आपको लेना पड़ेगी 1350 ml 1 हेक्टेयर में उपयोग करनी है। तरल दवा है, 38% दवा आती है, हीरा नाम से बाजार में उपलब्ध है, और भी कई नाम से आपको मिल सकती है। और इसको उपयोग करने के बाद गेहूं की फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है और जितने भी उसके साथ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इन दवाओं को यदि आप उपयोग करेंगे तो चौड़ी पत्ती वाले, और यदि दोनों तरह खरपतवार हैं तो उसके लिए सल्फर सल्फरन और मेट सल्फरन वाली दवा जो मैंने बताई आपको पूर्व में, उसका उपयोग करें। एक और दवा आती है मियो सल्फोरन और एडोसल्फोरन। ये दवा भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों खरपतवार को मारने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन अंतर केवल यही है कि ऐसी स्थिति में जब खेत में गिल्ली डंडा का प्रकोप अधिक हो, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कम हो, तब आपको मियो सल्फोरन और एडोसल्फोरन नाम की दवा का उपयोग करनी है। और जब इनकी संख्या लगभग बराबर है और चौड़ी पत्ती वाले भी अधिक हैं संख्या में, बल्कि चौड़ी पत्ती वाले संख्या अधिक है, तब ऐसी स्थिति में मेट सल्फोरन और सल्फर सल्फोरन जो मिश्रण बाजार में उपलब्ध है ये दवा आपको उपयोग करनी है। तो किसान भाई यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत में जो गेहूं की फसल के साथ में जो प्रतिस्पर्धा करने वाले खरपतवार के पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे सही समय पर, और गेहूं की फसल में अच्छा बढ़वार होगी। जो खाद उर्वरक का आपने उपयोग किया है उसका पूरा उपयोग फसल के लिए होगा, और जो सिंचाई का पानी आप लगा रहे हैं उस नमी का उपयोग भी गेहूं की फसल के में होगा, और फसल अच्छी बढ़वार करेगी तो अच्छी वृद्धि होगी और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। अच्छी आय हेतु एक्वेरियम में कैसे करें रंगीन मछलियों का पालन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसाय को भी अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। यदि एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये अच्छी आय का स्रोत बनता जा रहा है। अतः आप इन मछलियों का पालन और प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। आप देखे होंगे शीशे के घर में मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं, तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई या युवा हैं, विश्व में लगभग 600 प्रजाति की अलंकारी मछलियाँ पाई जाती हैं। भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। हमारे बिहार में भी इसका बहुत बड़ा एक कारोबार है, तो अगर आप चाहिए तो इससे जुड़ करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, मछलियों की प्रजातियाँ, जलीय पौधे का चयन, उसका तापमान, उस मछली घर का प्रकाश का नियंत्रण और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि मछलियाँ उसी जल में घुलित ऑक्सीजन से ही सांस लेती है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं, और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए।
60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकड़ होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएं, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए, ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। जहाँ तक जल का बात है तो मछली घर के पानी डालने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल साफ हो, प्रदूषण रहित नहीं हो और जल किसी प्रकार का जलीय कीट या जीवाणु उसमें नहीं हो। जलीय पौधों के चयन में मुख्य ध्यान देना आवश्यक ये है कि जब मछलियाँ भयभीत होती हैं तब वो जलीय पौधे में छुपती हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक के भी जलीय पौधे आते हैं या नेचुरल प्राकृतिक भी जलीय पौधे, उनको आप अवश्य लगाव करें। ये सजावट के काम आते हैं, मछलियों को छुपने में काम आते हैं। कुछ मछलियों के अंडे स्वभाव से चिपकने वाले होते हैं जो उस जलीय पौधों पर जाकर चिपक सकते हैं। दिन के समय जलीय पौधे मछलियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से एक स्वस्थ वातावरण भी वो प्रभावित करती है जो आपके मछली के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रकाश की बात है किसान भाई, तो मछली घर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से आपके मछलियों को मिलता रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आता हो, जिसके लिए आप विद्युत बल्ब 25 से 60 वाट का या ट्यूब लाइट 40 वाट का ट्यूब लाइट की व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। तापमान, जल का तापमान 22 से 7 डिग्री सेल्सियस तक सर्वोत्तम माना जाता है एक्वेरियम के लिए। हालांकि मछली 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान के उतार चढ़ाव को उसका बॉडी एडजस्ट कर लेता है। तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है वो उनके गिल्स उनसे खींच करके और मछली को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अन्य पशुओं की तरह श्वसन क्रिया में इनको घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल से वायु के मिश्रण को लेने के यंत्र ही मिलता है, जिसके द्वारा यंत्र के द्वारा वो लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं। मछली घर के एक कोने के निचले सतह से कुछ ऊपर वाले स्थान पर उस यंत्र को लगा दिया जाता है और एटर के सतत निकलते रहने से वायु के बुलबुले से बुलबुला जो निकलता है पानी का, हवा का, उसके द्वारा मछली घर में, मछली के पानी में हवा का बहाव होता है, मतलब एरेशन की प्रक्रिया होती है और साथ ही उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई जिन्होंने देर से धान की रोपाई की होगी, वो इस समय धान की कटाई का कार्य कर रहे होंगे और अब ज्यादातर किसान भाई इसकी कटाई कंबाइन से करते हैं, जिसके कारण फसल के कुछ अवशेष खेत में ही पड़े रह जाते हैं और ये अवशेष आगे चलकर रबी फसल की बुआई में परेशानियों का कारण भी बनते हैं। तो इन फसल अवशेषों का कैसे प्रबंधन किया जाए, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर जेपी सिंह से। आज किसान भाइयों को फसल अवशेष प्रबंधन और विशेष तौर से अगर हम बात करें, इस समय धान की कटाई का कार्य जोरों से चल रहा है और हमारे अधिकतर किसान भाई हार्वेस्टर कंबाइन के द्वारा धानों की कटाई कराते हैं, जिसमें 1 से 1.5 फीट तक ठूंठ खड़ी रहती है, जो फसल की बुआई से लेकर के खेत की तैयारी में बाधा पैदा करती है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाई फसल की कटाई के बाद उसमें आग लगा देते हैं, जिससे हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे लाभदायक जीव हैं, जो हमारी खेती में सहायक होने वाले जीव हैं, उनकी संख्या समाप्त होने की कगार पे है। अगर ऐसे ही किसान भाई खेतों में आग लगाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे भूमि का स्वास्थ्य, हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षीण होना एक अभिशाप बन जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी आप
चाहे मजदूरों द्वारा आप खेत को कटाएं या कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा आप कटाई कर रहे हों, फसल अवशेष को न जलाएं। ये मानव जीवन के लिए, पशु जीवन के लिए तथा वातावरण को प्रदूषित करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य तथा जो भी हमारे जीव हैं उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए निवेदन है किसान भाइयों से कि जब भी आप खेत की पहली जुताई कर रहे हों, उस समय अगर उचित नमी की दशा में 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिटक करके खेत में मिला दें, जिससे खेत में पड़े हुए पुआल तथा ठूंठ आसानी से सड़ जाते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हुए हमारे फसल उत्पादन में भी सहायक होते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि उस 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो हम डिकम्पोजिशन के लिए या ठूंठ को सड़ाने के लिए या पड़े हुए पुआल को सड़ाने के लिए देने की संस्तुति करते हैं, तो अगली फसल में उस जो अब गेहूं की फसल हम बोने जा रहे हैं 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम करके देना चाहिए, तब हमको लागत लाभ अनुपात अच्छा मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बेलहरी गाजीपुर के चंद्रपाल मिश्र ने। आपने दुधारू पशुओं के नवजातों की देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जब हमारा जानवर ब्याह जाता है तो ब्याने के बाद जो बच्चा प्राप्त होता है उसकी देखरेख बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही भविष्य में आपको एक अच्छी सी गाय या अच्छी सी भैंस बन करके मिलेगा। किसान भाइयों, इस यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही जानवर पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद आप उसके शरीर को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। जो भी उसके शरीर पर लार या म्यूकस वगैरह लगा सारा कुछ पोंछ दीजिए टाट पट्टी की सहायता से। इसके पश्चात आप नथनों को चेक कर लीजिए कि उसके नथुने साफ़ हैं या नहीं हैं। उसके मुंह में उंगली डाल करके उसकी जो लार वगैरह है उसको भी साफ़ कर दीजिए, और ये देख लीजिए कि प्रॉपर उसका जो है श्वसन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके पश्चात किसान भाइयों, जैसे ही वो अपना बच्चा खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के पश्चात दूध पीना चाहता है तो आप उसको दूध पीने दीजिए। यहाँ पर आप लोग एक गलती ये करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि जब तक झर न गिर जाए तब तक उसको जो है दूध नहीं पिलाना है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एक तो जो बच्चा है उसके जीवन पर आप संकट ले आते हैं, साथ ही साथ वो जानवर जेर भी देर से गिराता है। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उस समय कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि उस हार्मोन की वजह से झर भी आसानी से गिर जाती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो जानवर के बच्चे को दूध पिलाने की बारी आती है, चूँकि जो कोलेस्ट्रम होता है, खीस होती है, या कह सकते हैं माँ का जो पहला दूध है वो बच्चे के लिए वरदान होता है। और जब आप इसमें कहीं पर कंजूसी करते हैं देते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे जानवर का बच्चा अंधा हो गया है, तो उसका सिर्फ इतना रीजन होता है कि आप पर्याप्त मात्रा में उसको खीस नहीं पिलाते हैं। जहाँ तक खीस पिलाने की हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी खीस देनी है, ना उससे कम होने पाए ना उससे ज़्यादा होने पाए। क्योंकि अगर आपने ज़रूरत से कम दे दी तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दी तो जो है बच्चा बीमार हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो जानवर हमारा पैदा हुआ है उसके शरीर का 1/10 भाग, अर्थात 10 किलो का अगर बच्चा है तो 1 किलोग्राम उसको आपको खीस देनी है। और इस तरह से जानवर का अगर हम बच्चा देखते हैं तो औसतन लगभग ये 20 से 25 किलो का होता है, तो 2 से 2.5 किलोग्राम उसको जो है खीस पर्याप्त होती है एक दिन के लिए। किसान भाइयों, देखा ही जाता है कि कुछ हमारे किसान भाई जो खीस पिलाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जानवर खीस पीता है, बच्चा खीस पीता है, तो वो थोड़ी थोड़ी सी जो है वो गोबर करना शुरू कर देता है और उसको मान लेते हैं कि ये बीमार है। किसान भाइयों, यहाँ पर किसी तरह को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो खीस होती है उसका प्रकृति इस तरह का होता है कि वो बच्चे का पेट साफ करती है। यदि जानवर दस्त करता है और दस्त में बुज्जे आते हैं और वो उसमें बदबू आती है,
तब चिंता का विषय है। और ऐसी समस्या आने पर आप तुरंत जो है अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लीजिए। तो जो पशु चिकित्सक होंगे वो आपको पर्याप्त दवा दे देंगे और उससे बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन इस डर से कि जानवर बार बार गोबर कर रहा है, बार बार टट्टी करता है, तो इस डर से न पिलाना ये ज़्यादा असुविधादायक है। तो इसलिए किसान भाइयों, निश्चित रूप से आप पर्याप्त मात्रा में खींच दीजिए। इसके पश्चात नाभि, जिसके बाद बात आती है कि जैसे जानवर पैदा हो, नाभि काटने की बात आती है, तो नाभि काटने के लिए आप जानवर के शरीर से करीबन 5 सेंटीमीटर आप दूर जो है एक साफ धागा बांध दीजिए और उसके बाद फिर थोड़ी सी दूर पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अंतर पर एक और धागा बांध दीजिए और फिर दोनों धागों के बीच में एक नया साफ ब्लेड ले लीजिए, सेवलान या डेटॉल वगैरह लगा करके उसको जो है निर्जमीकृत कर लीजिए और उसके पश्चात साफ हाथों से काट दीजिए। काटने के पश्चात उस नाभि के ऊपर आयोडीन टिंचर लगा दीजिए और कम से कम 2 से 4 दिन आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई जो है मक्खी न बैठने पाए, क्योंकि जैसे मक्खी बैठती है, बैठकर अंडा दे देगी तो वहीं पर नाभि पक जाती है और फिर जानवर जो है बीमार हो जाता है। ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, जैसे जानवर के कम से कम आप देखिए 1 महीने का हो रहा है, देखा जाता है कि जो बच्चा हमारा है उसके शरीर में कुछ नहीं लग रहा है लेकिन पेट बराबर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप डिवर्मिंग की एक जो दवा है उसकी आधी गोली आपको देना है, जिसमें एल्बेंडाजोल पर्याप्त मात्रा में आती है और उसको आप आधी गोली दे दीजिए तो उसके पेट में जो कीड़े बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और समाप्त होकर के फिर से जानवर जो है अपना हष्ट-पुष्ट शरीर प्राप्त कर लेगा। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त करने हेतु ब्रोकली की खेती पर जानकारी। अधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापरी नस्ल की पहचान और इनके प्रबंधन पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।